गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल जो धातु और अधातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव धातु होती है ना, वो तो जल्दी रिएक्शन कर देती है, और जो कम सक्रिय धातु होती है वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है। तो उसके समझने के लिए पहले हम यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर दिखा रखा है एक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जब हम लैब में जाएंगे ना, जब स्कूल रीओपन होंगे तब हम देखेंगे क्या करवा रखा है। यहाँ पर एक बीकर लिया है, उसमें पानी डाला है और उसमें एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा गेहूं के दाने के बराबर लिया है और वो डाल के देखा गया है। तो जो ये अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो पहली बात तो ये रिएक्शन जब होती है तो ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकलती है, जैसे आपने कभी देखा होगा सफ़ेदी जब हम बनाते हैं तो चूना लेके आते हैं, पानी में मिलाते हैं तो मटका गर्म होता है ना, तो वो गर्म कैसे हो गया? वो अभिक्रिया होने की वजह से गर्म हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब जो हीट है, ऊष्मा है, वो इस रिएक्शन के दौरान बाहर निकल रही है। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर जब सोडियम डाला जाता है पानी के अंदर तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हाइड्रोजन गैस तो ज्वलनशील होती है, तो ऊष्मा उसे मिल गई तो क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो इसका मतलब जब सोडियम धातु पानी के अंदर डाला जाता है तो आग लग जाती है। तो इसलिए हम उसे डुबो के रखते हैं केरोसिन तेल में, सोडियम को भी पोटेशियम को भी, क्योंकि दोनों धातुएं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो हुआ क्या है। देखो, सोडियम का सूत्र जो होता है वो होता है Na। ठीक है, जब हमने पानी में डाला तो क्या बन गया? पानी में डाला तो ये रिएक्शन हुई और ये बन गया NaOH प्लस में H2। ठीक है, मैंने इसे बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेते हैं। चलो, बैलेंस का मतलब होता है बेटा सारे एटम्स बराबर हों। ठीक है ना। अब देखो क्या सारे एटम्स बराबर हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन जो अभिक्रिया आप देख रहे हो, जब हमने सोडियम धातु को पानी में डाला तो देखो क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली चीज़, जो तो पानी में ही रहेगी, घुलनशील होती है। और ये हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका मतलब यहाँ पर साथ में क्या बन रही है? हीट भी निकल रही है, और इस वजह से ये क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। ठीक है ना। तो आग लगने लग जाती है जैसे ही आप सोडियम धातु को पानी के ऊपर डालोगे तो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सावधानी से ये लैब प्रोसेस करवाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो बात समझ में आई है, पहली बात तो ये समझ में आई कि सोडियम धातु बहुत बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आप उसको तेल में डुबो के रखते हो। देखो, हवा में रखते हैं ना तो भी उसके चांसेस आग पकड़ने के होते हैं, क्योंकि ना वो क्या करती है, हवा में से भी मॉइस्चर होता है ना, उससे भी प्लस में उसका जो ऑक्सीजन मिल गया उससे भी, दोनों से अभिक्रिया करके वो अपना जो प्रकृति है वो चेंज कर लेती है, आग भी पकड़ सकती है वो। तो इस वजह से उसको पानी और हवा दोनों से बचा के रखना है, तो हम तेल में डुबो के रखते हैं या पैराफिन वैक्स में डुबो के रखते हैं, एक तरीके से मोम समझ लो आप। ठीक है ना, तो उसमें डुबो के रखते हैं। अब ये बात समझ में आ गई आपको, लेकिन अब आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी लोहे की कील को पानी में डाला है? तो बताओ क्या हुआ है? क्या आग लगी है? नहीं लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और आयरन जो है, लोहा जो है, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो जल्दी रिएक्ट करती हैं पानी से, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम रिएक्ट करती हैं, वो नहीं रिएक्ट करती हैं या तो बिल्कुल ही नहीं करती। एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। आयरन जो है वो पानी और हवा दोनों के साथ रिएक्ट करके जंग बनाता है, वो भी बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बनाता है। एल्युमिनियम है वो कोई क्रिया ही नहीं कर रहा उसके साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे पानी के साथ उनकी रिएक्शन बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देखा है हमने
हमने ये देखा है कि सोडियम जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है, इसका मतलब बहुत जल्दी करता है, जबकि अन्य धातु जो है, जैसे उसने आयरन बोला, आयरन जल के साथ धीमी अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन कम अभिक्रियाशील है और सोडियम धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इतना समझ में आ गया। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है? तो सारे तो धातुएं मैं आपको याद नहीं करवा सकती, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकती हूँ जिसकी वजह से आपको ये ध्यान रह जाए कि कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम। उसके लिए आपको एक बात देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? सबसे पहले मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। पढ़ना मतलब P, साइंस मतलब SC, मैथ MA। ये मेरे पास स्क्रीन छोटी है, आप उसको नीचे तक लिखना है। पढ़ना, साइंस, मैथ और जिल मतलब ZIL, हाई कोर्ट का मैसेज है M। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है बेटा, नहीं तो आपने ये सारी सीरीज़ में लिखने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही लाइन में, ठीक है। तो पढ़ना से बनता है पोटेशियम। क्या बनता है? पोटेशियम। बेटा हिंदी में भी पोटेशियम ही बोलते हैं, कभी आप बोलो मैं हमने हिंदी में नहीं बताया। S से मतलब सोडियम। ये मैं जो धातुएं लिखवा रही हूँ ये मैंने सक्रियता के हिसाब से एक पैटर्न बना दिया आपके लिए, जिससे आपको ये ध्यान रहे कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, कौन सी कम अभिक्रियाशील होती है। C से होता है बेटा कैल्शियम, M से होता है मैग्नीशियम, A से होता है एल्यूमिनियम, Z से होता है जिंक, I से होता है आयरन, L से होता है लेड, H से होता है हाइड्रोजन, C से होता है कॉपर, M से होता है मर्क्यूरी, पारा जिसे बोलते हो, ठीक है। S से होता है सिल्वर, चांदी, और G से होता है गोल्ड, ठीक है। ये अब इसमें ये ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो सक्रियता घटती जाती है, इसे सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। बेटा ये मैं थोड़ा सा आपको एडवांस समझा रही हूँ, ये आपके अभी इस चैप्टर में आया नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी, क्वेश्चन लिखने आप इसमें कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, और उसमें फिर आप ये उदाहरण लिख लेना कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पे घटते क्रम में जब रखा जाता है, अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो वो जो श्रेणी मिलती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जिसमें मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। अब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, इसमें हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, तो अब हमें सक्रियता श्रेणी के आधार पे क्या पता चल गया है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब ऊपर आ रही हैं, इसका मतलब ज़्यादा सक्रिय धातुएं हैं, और जो चांदी, सोना है नीचे आए थे तो ये कम सक्रिय धातुएं हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सक्रियता घटती जाएगी उनकी जो किसी और के साथ क्रिया करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। अब बात करते हैं कि क्या जल के साथ अधातु क्रिया करते हैं? बेटा अधातु जो होते हैं जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो अधातु जो है, देखो ये लिख भी रखा है यहाँ पे, तो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ अधातुएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा वायु में सक्रिय होती हैं। वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लिया, तो ऐसी धातुएं जो ज़्यादा सक्रिय होती हैं वायु में, उन्हें बचाने के लिए हम उनको पानी में रख देते हैं। जैसे फॉस्फोरस एक धातु होती है, अधातु होती है, नॉन मेटल होती है, जो खुला रखने पर वो आग पकड़ लेती है क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है, और फॉस्फोरस जो होता है वो जो होता है वायु में संपर्क में आ गया तो आग पकड़ लेगा। इस वजह से हम उसको बचाने के लिए किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन आज और हो गए, क्या कि सोडियम को किस में डुबो के रखते हैं? तेल में या वैक्स में, और फॉस्फोरस जो अधातु उसको किस में डुबो के रखते हैं? पानी में, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो गए। इनफैक्ट
कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा कम, ये भी तो है ना। तो आपके ये हो गए, सोडियम को तेल में डुबो के क्यों रखते हैं, फॉस्फोरस को पानी में डुबो के क्यों रखते हैं। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सोडियम और आयरन में से कौन सा पानी के साथ जल्दी अभिक्रिया करेगा और क्यों। ठीक है, तो आप बता देंगे ये। तो आज के लिए बेटा ये हो गया है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू क्लास।